नेक्स्ट वन इज़ बायनोमियल थ्योरम। तो देखो बायनोमियल थ्योरम बहुत ही आसान सी चीज़ है। वैसे तो मैथमेटिकल वाला पोर्शन नहीं पढ़ रहे हैं, वो थोड़ी ज़्यादा बड़ी होती है। हमें बस इतना सा देखना है कि हमने फिजिक्स में कितना सा यूज़ करना है, ठीक है। तो देखो होता क्या है कि क्वेश्चन आपको दिया होगा, कुछ इस टर्म में बनाना होता है उसको। ऐसी कोई क्वांटिटी अगर आपको दिखाई दे या बनानी पड़ गई, तो होता क्या है, इसको सॉल्व करने में थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेटली ले लेते हैं वैल्यूज़, ठीक है। जैसे कि मैं बता देता हूँ आपको, 1 + x⁴n है ना। तो क्या करना होता है कि बस आपको इतना सा करना है कि ये पावर ना आगे लाके मल्टीप्लाई कर देनी है ओनली। प्लस इसके पीछे बड़ी सारी फैक्टोरियल की टर्म आती हैं, पावर की टर्म आती हैं। जैसे ये x⁴ है, आगे x⁴2 होगी, नीचे फैक्टोरियल आएगा, ऐसे ऐसे करके एक बड़ी सी वैल्यू आती है। हमें अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, वो मैथ्स में ज़रूरत होती है और हमने पढ़नी भी नहीं है, ठीक है। अगले को देखो, इसको कैसे लिख सकते हो आप? इसको लिख सकते हो आप 1 - nx। पावर ही आगे लानी है सिर्फ, विद साइन, है ना। अगले को देखो, 1 प्लस था, ऊपर से -n आ जाएगा तो -nx। अगला देखो, अगला क्या, 1 - x - n तो +nx बन गया। बस इतना सा काम है, बहुत ही आसान है ना। यूज़ करके दिखा देता हूँ मैं आपको कि हमने कितना सा यूज़ करना होता है। तो देखो, क्या आप 99 को 100 - 1 लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है। तो क्या अब आप इस पे बाइनोमियल लगा सकते हो? बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि ये इस फॉर्म में तो आया ही नहीं। शुरू में 1 होना चाहिए, 1 माइनस समथिंग होना चाहिए, ठीक है। और समथिंग -1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। देखो, अगर मैं 100 ही कॉमन निकाल लूँ बाहर, तो क्या ये 100 कॉमन आ जाएगा बाहर? और आगे क्या बचेगा? 100 निकाल लिए तो 1 बचेगा, कॉमन निकालना आपको आ गया। -1 निकलेगा, सॉरी, यहाँ ऊपर 100 नहीं है तो नीचे लग जाएगा। ऐसे ही करते थे ना। नहीं पता है तो आप पीछे जाके दोबारा से चेक कर लो। 1/2, क्या ये वैल्यू सही लिखी है मैंने? बिल्कुल, एक बार सोच लो अच्छे से। क्या कॉमन बिल्कुल सही लिया है? तो बिल्कुल भी नहीं लिया है सही। क्यों? क्योंकि आप ऐसे कॉमन नहीं लेते हो। याद करो, पावर भी साथ में आती है। तो अगर मैं 100 कॉमन निकाल रहा हूँ तो 100 की पावर 1/2 साथ में आएगी, ठीक है। और अंदर बचेगा, हाँ अब आप लिख सकते हो अंदर, बाकी अंदर वाला ब्रैकेट वाला सब कुछ ठीक था। 1 - 1/100 की पावर 1/2। अब बाइनोमियल लगा सकते हो। देखो, ये कौन सी वाली इक्वेशन बन रही है? ये बन रही है पावर प्लस की है, ये वाली है ना, सेकंड वाली टर्म। तो यही बना दो। बाहर क्या है? 100 की पावर 1/2 मतलब √100, यही मतलब हुआ। अंदर क्या है? अंदर है आपके पास 1 माइनस, तो इस पे बाइनोमियल लगा देते हैं। 1/2 आगे आ जाएगा तो ये बन जाएगा 1/200, ठीक है। पावर आगे मल्टीप्लाई होगी, वो 1/2 थी तो नीचे मल्टीप्लाई होगा 2, तो नीचे मल्टीप्लाई हो गया 2। तो क्या बच गया? ये बाहर बचा 10, अंदर बचा 1 माइनस 1/200। मैंने आपको बोला था इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने आपको बोला था कि नीचे या तो 100 बनाओ, 100 तो पहले से बना हुआ है। 1000 बना दो। तो 1000 बनाने के लिए इसको क्या हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं और मल्टीप्लाई? यस, बिल्कुल कर सकते हैं। तो जैसे ही आप 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या बन जाएगी? ऊपर बनेगी 5, 5×2 = 10, नीचे 1000 बन जाएगी। लो, सॉल्व हो गया। अब देखो, आपको सब कुछ आता है, ठीक है। चाहो तो 10 बार पढ़ो। 1 - 0.005। क्या आपको डेसिमल से फ्रैक्शन बनाने भी आते हैं? बिल्कुल आते हैं, ठीक है। 10, क्या आपको ये माइनस करना भी आता है? आना चाहिए वैसे तो। 1 में से आपको माइनस करना है 0.005। तो आपको यहाँ अलग से 000 लगाने पड़ेंगे, क्योंकि ये और 1 सेम ही चीज़ है ना। अब आपको माइनस करना भी आना चाहिए, तो माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा वैल्यू? तो ये 2 ज़ीरो लगे थे ना, तो ठीक है, 3 ज़ीरो। तो देखो कितना आ गया। यहाँ क्या बनता है? 10 बनता है। 10 में से 5 गए, 5। मेरे ख्याल यहाँ 9 और 9 बचना चाहिए। तो यहाँ बचेगा 0.995। ओके,
और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इसको 10 से मल्टीप्लाई भी कर देना है। तो देखो वैल्यू बन गई आपके पास फाइनली 9.95। दिस इज योर आंसर। और ये आंसर किसका था, ये था √99 का आंसर। ठीक है, और होना भी चाहिए, क्यों? क्योंकि इससे बड़ा कौन सा रूट होता है, 100 होता है ना। 100 का रूट क्या आता है, 10। तो 99 का उससे थोड़ा सा कम होना चाहिए, देखो थोड़ा सा कम है। तो ऐसे करके आप फाइंड कर सकते हो। तो रूट बाइनोमियल से भी सॉल्व कर सकते हो आप। अप्रोक्सीमेट आएगा, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं आएगा, लेकिन इतने की ही ज़रूरत होती है, तो इसलिए बाइनोमियल थ्योरम यूज़ हो जाती है। ठीक है, पर मैं फिर से बता रहा हूँ, हमें इतना यूज़ करना ही नहीं है, इतना की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको बस ये लिखना है, इसको ऐसे बना देना है। मतलब बाइनोमियल का काम यहीं पे हुआ है, बस ये इतना सा काम था बाइनोमियल का, इसको इस स्टेप में चेंज करना। बाकी तो मैथमेटिकल है, बाकी आप सब कुछ पढ़ चुके हो। एलसीएम लेने के लिए तरीका भी पढ़ चुके हैं, कॉमन सॉरी नीचे हज़ार बना के डेसिमल में चेंज करना भी समझ चुके हो, सब कुछ आ गया आपको। ओके, आगे देखते हैं। ओ हाँ, तो इसकी एक डेरिवेशन होती है यहाँ पे ना, वेलोसिटी ऑफ साउंड की। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड निकालने के लिए ना क्या करते हैं कि क्वेश्चन में ऐसा होता है कुछ, v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √t, ऐसे करके आता है। और ऐसे ही क्या करते हैं इसको, हम लेते हैं 0 डिग्री के लिए, तो 0 डिग्री के लिए हम इसको लिख देते हैं √0 + 273, मतलब टेम्परेचर को केल्विन में लिखना होता है। ठीक है, ये V1 आ गया, V1 नहीं, V0 आ गया ना, V0 आ गया। V किसी टेम्परेचर T पे क्या होगा, वो होगा √T + 273। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे हम, हमें एक्चुअली VT निकालना है, तो मैं अभी VT/V0 कर रहा हूँ। तो इज इक्वल टू में क्या आएगा, √T + 273 डिवाइडेड बाय 273। ठीक है, ऐसे बन जाएगा। अब बाइनोमियल लगानी है हमने, लेकिन बाइनोमियल जैसा कुछ दिख नहीं रहा है, तो एक्चुअली में ये VT/V, देखो ये डेरिवेशन भी है, तो आप इसको देख भी सकते हो। ये कटेगा तो देखो 273 कट के 1 आ जाएगा, तो मैं 1 को आगे कर देता हूँ, T को पीछे कर देता हूँ, 273 को यहाँ बना गया, ऐसे ही बचेगा। 273 से कट जाएगा। अब देखो ये जो टी लिखा है ना मैंने, वो टेम्परेचर है और वो डिग्री सेल्सियस में है। ओके, तो याद रखना वेलोसिटी ऑफ साउंड के, मतलब पूरी फिजिक्स में +1 +2 में अभी तक जहाँ भी टेम्परेचर है वो केल्विन में ही पुट किए हैं आपने। सिर्फ यही एक फॉर्मूला होता है साउंड का जिसमें आप लोग इसको ऐसे पुट करते हो। ठीक है, वो भी इसमें नहीं बोल रहा हूँ, जो आंसर बनेगा उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, चलो इसको और आगे लिख लेते हैं। VT/V0 इज इक्वल टू, अब देखो ये बन जाएगा आपका 1 + T/273, और इसकी पावर बन जाएगी 1/2। लो इक्वेशन मैच हो गई आपकी, 1 + x की पावर n आ गया, तो n आगे लिख दो। VT इज इक्वल टू V0 इंटू 1 + T डिवाइडेड बाय 1/2 था, तो 2 × 273। ठीक है, V0 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा V0 प्लस V0T डिवाइडेड बाय 2 × 273। आप चाहो तो इसको डबल कर देता हूँ मैं, मेरे ख्याल से ये बन जाएगा 645, है ना, ऐसा कुछ बन जाएगा। और इसको भी अगर आप सोल्व कर दोगे तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, देखो 1/, क्या ये 546 है ना। तो जो V0 होता है, V0 मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस, वो होती है 332 प्लस, इस V0 को भी 332 पुट कर दो, डिवाइडेड बाय 546 इंटू टी। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे VT इज इक्वल टू, आपके पास आंसर आ जाएगा 332 प्लस 0.61 ऑफ टी। अब याद आपको क्या रखना है कि यहाँ टेम्परेचर किस में पुट किया जाता है, डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, तो इसी को ऐसे भी बोलते हैं कि फॉर एवरी
1 डिग्री सेल्सियस राइज ऑफ टेम्परेचर, वेलोसिटी ऑफ साउंड इंक्रीजेस 0.61 मीटर पर सेकेंड। मतलब 0.61 जो है वो ऐड होता जा रहा है। तो एक 1 डिग्री सेल्सियस पे होगा 332.61, ऐसे करते करते ऐड होता जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर होता है। फिलहाल और आगे चल पड़ते हैं हम। अब यहाँ एक और सॉल्व करने को दे दिए गए, तो इसको भी लिख के लिख देते हैं। तो अब देखो सॉल्व आपने कर लेना, मैं बाइनोमियल थ्योरम का एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ लास्ट। ठीक है, 81 का रूट, 81 को भी हम लिख देते हैं 100, कुछ भी लिख सकते हो, जरूर नहीं 100 ही लिखना है, आप 90 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 90 माइनस 9 कर दो, उससे भी काम बन जाएगा आपका। तो आपने करके देख लेना है। या चलो मैं ही कर देता हूँ, 90 माइनस 9, या फिर आपने क्या करना है 100 माइनस 180, जो आपको आसान लगे। मेरे ख्याल से 100 वाला ज़्यादा आसान होगा डिवाइड करना, तो वही लिख देते हैं। 100 माइनस 19 होता है, हाँ, इसकी पावर 1/2। मैंने आपको बोला 100 कॉमन निकालोगे तो उसके साथ उसका रूट भी कॉमन आ जाएगा, मतलब पावर भी कॉमन आ जाएगी। अंदर बचा 1 माइनस 19/100 की पावर 1/2। तो मेरे ख्याल से आपको ये सॉल्व करना तो आता ही है। देखो बाहर तो 100 का रूट है, तो मैं 10 लिख रहा हूँ डायरेक्टली। अब ये लगी बाइनोमियल थ्योरम यहाँ पे। 1 माइनस 19/100 क्या होता है? क्या वो 0.19 होता है? यस, तो हम लिख सकते हैं, बाय 2 भी कर ही देता हूँ। तो यहाँ हमने बाइनोमियल अप्लाई कर दी। ठीक है, याद रखना 19/200 बना ये। तो 19 का आधा बनेगा आपका, देखो 18 का आधा 9 होता है, तो 9 से थोड़ा सा आगे, तो मतलब मेरे ख्याल से ये बन जाएगा 10 इंटू 1 माइनस 0.095 बन जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा। और अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 10 इंटू 1.000 माइनस 0.095, तो यहाँ बनेगा आपका 5, यहाँ बनेगा 0, यहाँ बनेगा 9, है ना, 0.905। आपको पता है 10 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 9.05 वैल्यू। दिस इज है क्या वैसे, ये है अंडर रूट ऑफ 81, जो कि लगभग 9 के आसपास ही होता है ना। तो आप इसको अप्रोक्सीमेट, तो देखो ये बाइनोमियल से बिल्कुल सही नहीं है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि बाइनोमियल जो होती है वो अप्रोक्सीमेशन के लिए होती है, सिर्फ बिल्कुल एक्यूरेट नहीं मानी जा सकती। इसीलिए ये जो फॉर्मूला होता है वो भी सिर्फ 0 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस के लिए ही यूज़ करते हैं। इससे बड़ी वैल्यू हो जाती है तो बाइनोमियल जो है वो थोड़ी सी गड़बड़ करती है। ठीक है, तो ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ के लिए बाइनोमियल नहीं लगाते हैं। वैसे 81 का रूट क्या होता है, 9 ही होता है ना परफेक्टली। तो देखो थोड़ा सा ज़्यादा है, क्यों ज़्यादा है? क्योंकि हम अप्रोक्सीमेट ले रहे हैं। इसके साथ और भी वैल्यूज़ होती हैं जो इसको प्लस माइनस करके वापस 9 बनाती हैं, बट वो बहुत ज़्यादा होती हैं, हमें उसका कोई काम है नहीं। ठीक है, अच्छा अगला देखो, फिर उसके बाद जी की वैल्यू फाइंड करते हैं, वहाँ भी आता है। तो होता क्या, आपको पता होगा फॉर्मूला, जी इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्र होता है। ये होता है एट सरफेस ऑफ अर्थ। अगर आप किसी एच हाइट पे जाते हो तो फॉर्मूला बन जाता है जी एम बाय आर की जगह आर प्लस एच लिख देना और इसका कर दो स्क्वायर। ठीक है, जैसे ही आप इन दोनों को डिवाइड करोगे, देखो जी डैश बाई जी बन जाएगा आपके पास, जी एम कट जाएगा, वो आपने कर लेना आपने एक बार सॉल्व। तो चलो मैं लिख ही देता हूँ, जी एम बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी एम बाय आर स्क्वायर। तो आपको पता चलेगा ये आर स्क्वायर ऊपर आ गया, डिवाइडेड बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो फिर उसके बाद होता ये है कि आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व करोगे, इसमें से आर ये हमने पहले भी कर लिया हुआ है, आर स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो ऊपर तो आर स्क्वायर बेचारा अकेला ही पड़ा है, नीचे से आर कॉमन निकालते हैं। जैसे ही आर कॉमन निकालेंगे उसकी पावर भी कॉमन आ जाएगी, अंदर बचेगा 1 प्लस एच डिवाइडेड बाय आर की पावर 2। ये गया कट, यहाँ बचा 1। तो इसको सॉल्व करने के लिए फिर इसको ऊपर ले आते हैं, ये बचेगा 1 प्लस एच बाय आर की पावर 2 माइनस 2। ये मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, देखो अब बाइनोमियल लगा सकते हो आप इसमें। ठीक है, मतलब मेन चीज़ आपने अभी के लिए यहाँ से आगे की देखनी है,
उससे ऊपर वाला आपको ग्रेविटी वाले चैप्टर में जब आएगा तब की तब देखेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल अगर आपको नहीं पता है तो ऐसे लिख लो, जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू 1 प्लस एच बाय आर की पावर -2। तो आपको पता है ये फॉर्मूला बन गया आपके पास कौन सा वाला, बाइनोमियल का पावर माइनस है और बीच में प्लस है ना, ये वाला। तो ये भी लिख देते हैं फिर। तो 1 प्लस की जगह आएगा -2h/r। दिस इज योर फाइनल आंसर। बस ये हो गया। इसके साथ बड़ी सारी चीज़ें होती हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ, लेकिन वो अभी इग्नोर करेंगे हम। तो आपका आंसर आता है, किसी हाइट h पे g की वैल्यू होती है ये g इंटू 1 - 2h/r। मैंने आपको फिर बताया, क्योंकि हमने बाइनोमियल में एक्सप्रेशन जो लिया हुआ है वो पूरा नहीं लिया है, मतलब अप्रोक्सीमेट किया हुआ है, तो अप्रोक्सीमेशन से चल रहे हैं हम। इसलिए ये वाली वैल्यू सिर्फ कब वैलिड होती है, व्हेन h इज वेरी 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 लेस देन r। ठीक है, जैसे ही h और r की वैल्यू कंपेरेबल होगी तो आपको वापस इसी फॉर्मूले पे जाना पड़ेगा, बाइनोमियल से पहले वाले पे। किसी पे भी जा सकते हो, इस पे भी और इस पे भी, ठीक है। व्हेन h इज लगभग इक्वल टू r या फिर h इज ग्रेटर देन r, उस केस में आपको वापस इसी परफेक्ट फॉर्मूले पे जाना पड़ेगा। ये आपका परफेक्ट है, ये हमेशा लग जाता है, छोटी हाइट हो बड़ी हाइट हो जैसे मर्जी। बस छोटी सॉल्व नहीं होती, इसलिए हम सॉल्व करने के लिए एक नया फॉर्मूला बना लेते हैं, ये वाला। ठीक है, बस इतना सा काम होता है। नेक्स्ट भी इसी के साथ देख लो, विच इज जीपी। तो जीपी से पहले आपको एपी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी, इसलिए कोई ज़्यादा बताने की वाली चीज़ है नहीं उसमें। तो एपी में क्या होता है, एपी में कुछ सीक्वेंस दिया होता है, जैसे मान लो मैंने दे दिया 1+3+5+7+9+11, ठीक है। तो आपको देखना होता है इसमें ये सीक्वेंस, फर्स्ट टर्म इज ए विच इज़ 1, ठीक है। फिर आपको क्या करना होता है, कॉमन डिफरेंस निकालना होता है। कॉमन डिफरेंस होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, कितना आ गया 2। फिर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, कितना आ गया 2। फिर फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, कितना आ गया 2। अगर ये सेम आ रहा है तो इसको बोलते हैं कॉमन रेशो, सॉरी कॉमन डिफरेंस, ठीक है। कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, और उस केस में ये एपी होगी, ठीक है। अगर ये कॉमन डिफरेंस अलग अलग आएगा फिर वो एपी नहीं है, ठीक है। वैसे फर्स्ट टर्म को लिखते हैं ए, तो अब आर की जगह आप डिफरेंस लिख सकते हो, तो इसको डी भी लिख सकते हो आप। तो ज़्यादातर डी ही लिखा होता है इसलिए बता रहा हूँ। तो अगली टर्म होती है ए प्लस डी। अगली टर्म आपको याद होगी A+2D होती है। अगली टर्म जो होगी वो होगी A+3D, ऐसे करके वैल्यूज चलती जाएंगी, ठीक है। तो आपको इसका सम निकालना होता है। तो सम जब आप इसका निकालते हो तो उसका फॉर्मूला कुछ ऐसा बनता है। तो अब हमने इसमें n नहीं लिया हुआ है, तो n की टर्म में होता है वैसे S ऑफ n का फॉर्मूला ऐसे कुछ n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। लेकिन चलो इसकी ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी आपको, बट फिर भी ये लिख के रख लेते हैं साइड में। इसके बाद आते हैं जीपी पे। जीपी एक ऐसे सीक्वेंस होता है जिसमें, जिसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं वैसे। देखो यहाँ क्या निकाला था आपने, डिफरेंस निकाला था। यहाँ आपको रेशो निकालनी होती है। फर्स्ट टर्म इज़ 1, वो आपको दिख ही रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हमें वैसे भी फर्स्ट टर्म 1 ही बनानी होती है, अभी जो फिजिक्स में आपको जितना सा पार्ट आएगा इसका, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 1 आ गया। अब आपको यहाँ ना कॉमन डिफरेंस देखना होता है r इज इक्वल टू सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म विच इज 2, थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म इज इक्वल टू 2, r इज इक्वल टू 8/4 विच इज 2। अब ये कॉमन रेशो आ गई, इसको बोलते हैं कॉमन रेशो। मतलब कितना, नेक्स्ट टर्म का जो फॉर्मूला होगा वो कितना आएगा, a इंटू आर की पावर n-1। अच्छा, ये सम वाले में भी लिखी, इसमें भी लिख देता हूँ। एपी में भी नेक्स्ट टर्म मतलब nth टर्म जो भी आएगी आपकी, nth टर्म निकालनी है आपने, तो वो होती है a प्लस n-1 इंटू डी, ये आ गई, ठीक है। फिलहाल यहाँ कॉमन रेशियो थी, यहाँ nth टर्म का नंबर ये होता है।
अब आपको सम निकालना है, क्योंकि सम से ही हमें काम है। तो सम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, देखो, अगर तो आर जो है वो 1 से ज़्यादा बड़ा हो, आर जो है 1 से ज़्यादा बड़ा होता है, तो उस केस में एस का फॉर्मूला जो होता है वो होता है कुछ इस टाइप का, ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस 1, ऐसा होता है। लेकिन आपको मैथ्स में अभी इसकी ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है, कभी भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतना एपी यूज़ करना ही नहीं हमने, ठीक है, और ना ही जीपी यूज़ करना है। तो जीपी का जो पार्ट आपने यूज़ करना है वो होता है कुछ इस टाइप का, ये जो दिख रहे हैं, ये आपके सारे केसेस मैंने वही लिख दिए हैं, ठीक है। तो ये आपको ग्रेविटी में दिखेगा, जहाँ जहाँ पार्टिकल्स इकट्ठे होते हैं वहाँ वहाँ दिख जाएगा आपको, ठीक है। सेंटर ऑफ मास में दिख सकता है, ग्रेविटी में दिख सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दिख सकता है। तो आपको ज़्यादातर ऐसे केसेस होंगे जिसमें आर की वैल्यू 1 से छोटी आएगी। चाहो तो करके देख लो। यहाँ देखो, आर निकालना है, कॉमन रेशो, तो 1/2/1, सेकेंड टर्म बाय 1, 1/2, ठीक है। दूसरा देखो, 1/4/1/2, तो ये भी 1/2 ही आएगा। तो इसका मतलब कॉमन रेशो जो है वो कितनी है, 1/2, और वो किससे छोटी है, 1 से छोटी है। इस केस में आपके एस ऑफ एन का फॉर्मूला होगा इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा A/1 - R। ये फॉर्मूला होता है किसके लिए, अगर आर छोटा हो, मतलब इतना सा हमने यूज़ करना है, वैसे इतना ही होता है लगभग। तो A/1 - R, तो ये वैल्यू बन जाएगी आपके पास। अब ये जहाँ मर्जी लगाते रहो। अब मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, कॉमन रेशो आपको पता लग गई है, तो हम फॉर्मूला लिख देते हैं। तो फॉर्मूला आपको हर बार यही यूज़ करना है। और ये ना, इसमें कोई एन नहीं आया, देखो एन नहीं आया, इसका मतलब मैंने इन्फिनाइट वाला लिखा है ये, ठीक है। तो इन्फिनाइट वाला लिख देते हैं। तो ये बन गया आपका एस फॉर जितनी भी टर्म्स हैं सारी की सारी, वो आ जाएगा ए मतलब फर्स्ट टर्म डिवाइड, तो मैं पूरे लिख देता हूँ पहले, A/1 - R, विच इज 1/1 - 1/2, ये बन गया, ठीक है। तो जीपी की टर्म में ऐसे करके आप ऐड करके आंसर निकाल सकते हो। तो देखो कितना आ गया आंसर, एस ऑफ एन इज इक्वल टू, नीचे हाफ बचेगा, ऊपर आ जाएगा 2 आ गया, ठीक है। अगला देखो, नेक्स्ट ऑफ एस ऑफ एन का फॉर्मूला फिर से वही। अब ए कितना है, 1, लेकिन अब आर कितना है, अगर आप ध्यान से देखो कि डिवाइड करके फर्स्ट सेकंड को फर्स्ट से, फिर उसके बाद थर्ड को सेकंड से, तो आपको अब पता चलेगा 1/2 है माइनस का। तो फिर आपको ये भरना पड़ेगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस, ये तो फॉर्मूले का माइनस है, और एक माइनस आर का भी है, तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचा, 1/1 प्लस 1/2, मतलब 3/2 नीचे, तो आंसर आएगा 2/3। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो मतलब आपको ना ये लिखना है। तो आपको फॉर्मूला इतना सा ही यूज़ करना होता है, ये इन्फानाइट के लिए आ जाएगा, जितनी मर्जी टर्म्स ले लो आगे तक, ओके। तो इतना सा ही ज़रूरी होता है, तो आपने घूम फिर के बस इतना सा याद रखना है, ये फॉर्मूला। जब भी आपको ऐसी ऐसी टर्म्स दिखाई दें तो समझ लेना वो जीपी है, और अगर मान लो कोई बोले कि जीपी का फॉर्मूला लगना है तो यही लगना है, ठीक है, याद रखना। अगला देखो क्वेश्चन कैसा होता है। तो क्वेश्चन आपको दिखाई देगा कि आपको ना यहाँ पे v की वैल्यू निकालनी होती है। v इज़ पोटेंशियल, पोटेंशियल एट ओरिजिन। तो पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो बड़ा आसान सा होता है, v इज इक्वल टू KQ/R, ओनली इतना सा फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो पहले की वजह से अलग, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ऐसे सब की वजह से आ जाएगा, ठीक है। तो v एट पॉइंट O इज इक्वल टू, देखो फर्स्ट की वजह से क्या आएगा, फर्स्ट चार्ज फर्स्ट पे पड़ा है, तो उसकी वजह से आएगा KQ/1, सिंपल, प्लस दूसरे की वजह से Q तो Q ही है, लेकिन डिस्टेंस 2 है, प्लस तीसरा वाला 4 पे है, तो KQ/4 प्लस KQ/5, प्लस करते 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 इन्फिनाइट। इसमें से भी KQ कॉमन निकाल लेते हैं, जो निकल रहा है। अंदर देखो क्या बचा, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1 सॉरी 5 नहीं था, ये 8 था, 8, वो तो फ्लो में लिख दिया ना, ये आ गया। तो V0 इज इक्वल टू KQ इंटू, मैंने आपको क्या बताया था, इसकी जगह फॉर्मूला क्या आएगा, 1 माइनस, सॉरी 1/,
1 माइनस आर विच इज़ 1/2 फिर से, तो वी नॉट इज इक्वल टू आ गया 2k/q, क्योंकि आपने ये निकाल लिया ऑलरेडी इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2k/q। और तो कुछ है नहीं, आर होता तो नीचे आर लग जाता, अदरवाइज आर की टर्म में तो दिया नहीं है। ठीक है, दिस इज योर आंसर। तो ऐसे करके फाइंड करते हैं जीपी। ठीक है, तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कौन सा फॉर्मूला याद रखना है, ये जो स्टार लगाया, बस इतना सा काम किया। ठीक है, ओके।